इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। देश में कोरोना की सेकेंड वेव अब कम हो रही है और हर दिन नए केसेस में भी कमी आ रही है। जून महीने में सरकार ने वैक्सीनेशन को फुल स्पीड से बढ़ाने का प्लान बनाया है और जून में ही देश भर में लगभग 21 करोड़ वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन महामारी के इस दौर में राजनीति भी जमकर हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। कई विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन नीति बदलने की भी बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज के मुकाबले में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। 4 राज्यों के मंत्री हमारे साथ इस बहस में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, उत्तर प्रदेश से मोहसिन रजा, राजस्थान के मंत्री टीकाराम जूली और मध्य प्रदेश के मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि सरकार वैक्सीनेशन की स्पीड को आखिर कैसे बढ़ाएगी। केंद्र सरकार अलग अलग राज्य सरकारों को जून महीने में कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, ये जानिए। अगले महीने केंद्र सरकार 45 साल से ज्यादा उम्र, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए कुल 6.09 करोड़ यानी 7 करोड़ तक वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी और इसका खर्च भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। साथ ही 18 से 44 साल के लोगों की कैटेगरी के लिए भी राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगभग 6 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी कुल मिलाकर 11 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज जून के महीने में देश भर के लोगों को लगाई जा सकती हैं। इस महीने आपको बता दें, अगर हम मई की बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार ने 45 साल से ज्यादा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 4 करोड़ वैक्सीन डोज राज्य सरकारों को फ्री में उपलब्ध करवाई हैं, जबकि 18 से 45 तक 18 से 44 साल के लोगों के लिए 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई हैं। यानी कुल 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस अभी तक दी जा चुकी हैं। ये हमने आपको मई के आंकड़े बताए हैं, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार अब कैसे बढ़ रही है ये भी बता देते हैं, क्योंकि शनिवार को 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं और कुल 27.17 लाख लोगों ने पहली डोज ली है। वहीं 3,18,000 से ज्यादा लोगों ने दूसरी डोज ली है। देश में अब तक कुल 21.02 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगाई जा चुकी हैं। अब मोदी सरकार ने जून में करीब 12 करोड़ वैक्सीन देने का प्लान सामने रखा है, लेकिन विपक्ष सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास ना तो नियत है और ना ही नीति। तो किसके दावे में कितना दम है, इसी मुद्दे पर बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले 3 मिनट का ब्रेक। देश में पिछले 15 दिनों में कोरोना के केसेस में कमी आई है। 15 दिनों में 47% तक केसेस कम हुए हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव भी अब जोर पकड़ रही है। मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आप ही से है कि क्यों आखिर अभी तक विपक्ष को नीति और नियत पर भरोसा नहीं हो पा रहा, जबकि हर स्तर पर काम करने की कोशिश जारी है। देखिए सुरभि, सबसे सीधी बात है कि जब से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है और लगातार गरीबों के लिए काम हो रहा है, लगातार अब इस पैंडेमिक के दौरान भी जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने काम किया और जिस तरह से हम वैक्सीन लेकर आए, हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके 130 करोड़ जनता को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने उनका मनोबल बढ़ाया, लगातार लैब्स में जाकर देखना, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके बारे में हमने आपने किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये पूरी दुनिया को लड़ना पड़ रही थी। और हमारा देश जहां पर कांग्रेस ने हुकूमत की थी 60 वर्षों तक, कोई व्यवस्था हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं की थी नहीं। हमें तो ये तक नहीं पता था कि इसका टेस्ट कैसे होगा, हम कैसे लोगों के बारे में पता कर पाएंगे इसे कोरोना है और इसे नहीं है। तो हमारे पास तो उत्तर प्रदेश की स्थिति तो ऐसी थी। आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से संभाला और जो बेहतरीन प्रबंधन करके दिया, उसकी तारीफ WHO ने पिछली बार भी की और इस बार भी उनके प्रबंधन की तारीफ WHO ने करी। तो हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया की, ऐसे ही देश के मुखिया की। देश के मुखिया ने भी देश की 123 करोड़ जनता को मद्देनजर रखते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर जहां जहां निकलकर काम किया, प्रदेश और देश की 130 करोड़ जनता को बचाने के लिए। ऐसे ही कोरोना संक्रमित होते हुए आदरणीय योगी जी ने भी इस बार आपने देखा कि किस तरह से प्रबंधन को संभाला। हमारे अधिकारी भी कोरोना संक्रमित थे। उसके बाद सुरभि, सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही वो कोरोना से बाहर निकले, नेगेटिव होने के बाद वो ग्राउंड जीरो पर चले गए। लोगों का दरवाजा नॉक कर करके पूछा उन्होंने, हमने वैक्सीनेशन बंद नहीं किया, हम वैक्सीनेशन कराते रहे लगातार। और हमें विपक्ष पर अफसोस के साथ कहना हो रहा है कि आपने ऐसे समय पर भी लाशों पर भी राजनीति की, वैक्सीन के ऊपर भी प्रश्न लगाया। और अखिलेश यादव जी से तो मैं खासकर कहूंगा
कि अभी भी लोगों से कहे रजा साहब, कि वो आपकी उनकी पूरी भूल बात थी, सुनी, उनकी लेकिन गलती इसी थी। खतरे को सही तरीके से नहीं समझा गया। आबादी के लिहाज से भी फैसले सही नहीं लिए गए। इस पर मैं आगे आपसे जवाब लूं, उससे पहले यह भी बता दूं कि महाराष्ट्र से मंत्री नवाब मलिक भी हमारे साथ हैं और साथ ही मध्य प्रदेश से मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजस्थान से मंत्री टीकाराम जूली भी हमारे साथ हैं। नवाब मलिक साहब, जिस तरीके से हम आबादी की भी बात कर रहे हैं, ये आरोप साफ तौर पर लगाया गया है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं, यहां पर स्ट्रैटेजिकली वैक्सीनेशन नहीं पहुंचाई गई है, इसीलिए हालात बद से बदतर होते रहे। अब आपको लगता है कि जो किया जा रहा है, जो कोशिशें की जा रही हैं, वो कारगर साबित हो रही हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी मोहसिन रजा जी कह रहे हैं कि हमारे साइंटिस्टों ने वैक्सीन की खोज की, पहले देश में कुछ नहीं हो रहा था। हमें लगता है अलग अलग बीमारियों को लेके बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन इस देश में, हैजा हो, कॉलेरा हो, पोलियो हो, सारी चीज़ों की वैक्सीनेशन ड्राइव इस देश में होता रहा। जैसे जैसे उसमें बदलाव आता रहा, उसमें भी बदलाव करके और मुफ्त वैक्सीनेशन इस देश में 70 सालों से अलग अलग बीमारियों का हुआ। यहाँ तक सवाल है कोविड-19 का। कोविड-19 के 2 वैक्सीन भारत में बन रहे हैं। एक बन रहा है भारत बायोटेक में, जो पूरी तरह से इंडिजिनाइज है, और दूसरा एक सीरम में बन रहा है, जो ऑक्सफोर्ड और एक ब्रिटिश कंपनी की खोज है। उसे हम यहाँ पे विकसित नहीं कर रहे हैं, हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो हमारी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको लेके भी जिस तरह से ट्रायल की बात है, वो भी पूरी तरह से दुनिया ने उसे मान्यता नहीं दी, ये सच्चाई है। लेकिन वो कारगर है, ये भी हमको मानने है। अब देश में जिस तरह से आबादी है, 2 दिन पहले जावड़ेकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा कि अगले दिसंबर तक 210 करोड़ वायल इस देश में उपलब्ध हो जाएंगी। इसका मतलब है 105 करोड़ जनता को टीकाकरण का कार्यक्रम इस देश में होगा। आज नड्डा जी के जरिए एक बात सामने आई है कि 13 अन्य कंपनियों को इस देश में उत्पादन की मान्यता दी गई। अब सबसे पहला सवाल ये है कि देश के बजट में जो पार्लियामेंट में रखा गया, उसमें 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के नाम पे पार्लियामेंट में मंजूरी दी गई। अब वैक्सीन को लेके पहले कहा गया कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा प्रायोरिटी में। फिर ऐलान किया गया कि 60 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा। फिर ऐलान किया गया 45 साल के ऊपर के लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद एकाएक ऐलान हो गया कि 45 साल से कम और 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी और वैक्सीन राज्य सरकारें खरीदेंगी। जी। आज भी जो कहा जा रहा है कि जून महीने में लगभग 20 करोड़ वैक्सीन हमें उपलब्ध होगी, या जो भी आंकड़ा कहा जा रहा है जी। हमारा ये कहना है कि उसमें स्पष्ट रूप से बताएं उसमें केंद्र सरकार कितनी वैक्सीन खरीद के राज्यों को उनकी आबादी के अनुसार देगी, राज्य सरकारों को कितना आवंटन होगा। एक कार्यक्रम और चल रहा है देश में, जो प्राइवेट कंपनियां खरीद के पैसे लेके लोगों को लगा रही हैं। तो इसका स्पष्ट रूप से चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति ये जान पाए। मैं ये नहीं कहता कि सभी मुफ्त चाहते हैं जी। कुछ वर्ग है जो पैसे दे के लगवाना चाहता है, उन्हें लगना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ गरीबों का वैक्सीनेशन भी चलते रहना चाहिए। क्लियर कट राज्य सरकारों को एक दिशा निर्देश जारी किया जाए कि ये 6 महीने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश की आबादी देश की 20% आबादी है जी। 10% महाराष्ट्र की आबादी है, या आबादी के अनुरूप ये राज्य हैं, इन्हें इन महीने में इतना वैक्सीन केंद्रीय कोटे से दिया जाएगा, इतना राज्य सरकारों को पैसा दिया जाएगा, इतना प्राइवेट सेक्टर के लिए दिया जाएगा, और पूरा एक कार्यक्रम बना के उसका ऐलान करना चाहिए। मलिक साहब, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यही वजह है कि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आगे इस पर बात करूं उससे पहले मैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से भी ये सवाल है, क्लियरिटी कहाँ है? जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। प्रभुराम चौधरी जी, आप तो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हालात किस तरह से बदतर हुए मध्य प्रदेश में ये भी देखा गया, और बहुत से ऐसे जिले हैं जहां तक वैक्सीनेशन ड्राइव कमी की वजह से भी बंद करनी पड़ी। आज के इस हालात में आपको क्या लगता है, किस तरीके से इस स्थिति से निपटा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना का संक्रमण की दूसरी वेव आई, जो
अप्रैल के माह में जिस तेजी के साथ में केस बढ़े वो पूरे देश में, लेकिन इसके कंट्रोल के लिए मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस कोरोना कंट्रोल के लिए युद्ध स्तर पर काम किए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कोरोना कंट्रोल के लिए काम किया गया और मध्य प्रदेश के लिए भी उनका पूरा सहयोग मिला। हम लोगों ने सेकेंड वीक अप्रैल में मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया जी। कंट्रोल के लिए पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 चलाया, जिसमें प्रदेश के जिन जिलों के अंदर किसी विशेष गांव में या किसी वार्ड में जहां ज़्यादा केस थे उसको चयनित करके वहां पर डोर टू डोर सर्वे कराया। और जब किल कोरोना 3 हम लोगों ने चलाया तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर डोर टू डोर सर्वे किया जी। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से प्रतिदिन समीक्षा की। मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंत्री को उन्होंने जिलों में तैनात किया, वरिष्ठ अधिकारी थे प्रदेश के उनको तैनात किया और ग्राउंड लेवल पर गांव में एक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी बनाई थी उसका विस्तार गांव लेवल पर किया। मतलब गांव के व्यक्ति के लिए, वहां के जनप्रतिनिधियों के लिए, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इस कोरोना कंट्रोल के अभियान में जोड़ा गया। विलेज मैनेजमेंट कमेटी बनाई, ब्लॉक मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन अभी भी हमने बहुत से ऐसे जिलों से खबरें देखी हैं जहां लोगों में अवेयरनेस नहीं है, डर अभी भी है। राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही केसेस सामने आए हैं। टीकाराम जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्या अभी भी ऐसी स्थिति अभी भी क्यों बनी हुई है कि लोगों में डर है कि अगर स्वास्थ्य विभाग से टीम भी जाती है तो कई जगह उन पर हमला हो जाता है, या लोगों में अभी भी डर है और साफ मना कर देते हैं कि हम वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाहते? नहीं, राजस्थान में ऐसी बात नहीं है सुरभि जी। यहाँ लगातार वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, मैं कहना चाहूंगा देश में राजस्थान अव्वल नंबर पे था, पहले नंबर पे था। लगभग 7.25 लाख वैक्सीन पर डे की यहाँ पे लग रही थी, तैयारी हमने कर ली थी। अचानक वैक्सीन की कमी आई क्योंकि हमारी यहाँ की जो देश की वैक्सीन थी उसको विदेश में भेजने का ज्यादा मैं समझता हूँ जरूरत समझी प्रधानमंत्री जी ने और वैक्सीन को वहां भेजा गया, न कि यहाँ पे। और आज स्थिति ये है कि आज बहुत कम वैक्सीन आ रही है और राजस्थान की हालत तो ये है कि जितनी वैक्सीन हमें मिल पा रही है उससे अधिक की डिमांड ऑलरेडी रहती है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे बूथों पे लगी हुई है, लोग अवेयर हैं, वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। यहाँ तो वैक्सीन की कमी है और हमारा जो स्ट्रक्चर जिस प्रकार से गहलोत साहब के नेतृत्व में मजबूत हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जांच की पहली हमारा केस आया था उसकी जांच पूना के अंदर हुई थी। उसके बाद हमने हमारी जांच की जो कैपेसिटी है उसको 2 लाख तक बढ़ाया और 1 लाख से अधिक की जांच भी हमने इस कोविड काल के अंदर हमने की। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट जो काम राजस्थान में हुए, चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे नो मास्क नो एंट्री हो, सबसे पहले राजस्थान के अंदर शुरुआत की गई। लॉकडाउन की पिछले कोविड के समय में भी जो पहला लॉकडाउन लगा था वो सबसे पहले राजस्थान ने लगाया था। अब की बार भी लॉकडाउन की शुरुआत राजस्थान ने की और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार के प्रबंधन आदरणीय गहलोत साहब ने किए हैं, पूरे देश के अंदर एक उन्होंने नजीर पेश की है कि किस प्रकार से कम संसाधन में वो काम कर सकते हैं। हमें ऑक्सीजन की भी बड़ी दिक्कतें आई। हमें हमारे राजस्थान के अंदर प्लांटों से ऑक्सीजन नहीं देके हमें उड़ीसा जैसी जगह जहां 1800 किलोमीटर से हमें ऑक्सीजन दी गई, टैंकर भी हमें उपलब्ध नहीं कराए गए और हमें ये कहा गया कि हम ऑक्सीजन देना चाह रहे हैं, आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। उन हालातों के अंदर भी हमने चाहे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मंगवाए हो, चाहे हमने इंडस्ट्री के और जो हमारी क्षमता थी उसको बढ़ा के इस पूरी लड़ाई को हमने लड़ा। बिल्कुल। चलिए, राज्य के हालात को देखकर कैसी सबकी तैयारियां थी इस बारे में तो हमने बात कर दी, लेकिन क्या वजह है, मेरा सवाल आपसे मोहसिन रजा साहब ये है कि अभी भी नकारात्मक राजनीति के आरोप क्यों लगाए जाते हैं? अगर विपक्ष की तरफ से सुझाव दिए जाते हैं और सुझावों को राजनीति बनाकर झुटला क्यों दिया जाता है?
नहीं सुरभि, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज देखी जाती है टाइमिंग क्या है, इस समय की परिस्थितियां क्या हैं। ऐसे समय पर हम सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। हम जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यही जनता है जो कभी आपको लाती है सत्ता में, कभी हमको लाती है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी यह है कोरोना के टाइम पर कि हम आरोप प्रत्यारोप बाद में लगा लेंगे। इस समय हम एक साथ खड़े होकर प्रदेश और देश की जनता को कैसे बचा सकें, ये जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। बार बार आरोप विपक्ष लगा क्यों रहा है। आपके पास समय आएगा ना, सदन में बताइएगा ना, आपके मीडिया वो तो कह रहे हैं कि हमने 2 महीने में दर्जन भर पत्र भेजे जिसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला, और जो सुझाव भी दिए गए हैं उस पर भी राजनीति करने की बात कही गई है। सौरभ देखिए, ये आरोप है ना, कोई फोटो पर आरोप लगा रहा है कि ऐसा वैक्सीन पर फलां की फोटो। अब देश के प्रधानमंत्री से भी आपत्ति है। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भाजपा का, किसी को वैक्सीन भाजपा की दिख जाती है। तो ये सारी चीजों से बाहर निकलना होगा। पहले हमें उन्हें बचाना होगा जिस तरह से देश में आदरणीय मोदी जी ने काम किया है। अगर इतने करोड़ लोगों को देश में वैक्सीन लग गई है तो क्या यूं ही लग गई? सारे राज्यों के लोगों को। नवाब मलिक साहब ने भी यही सवाल उठाया कि चलिए काम किया जा रहा है लेकिन उस काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नहीं, यही मैंने कहा ना कि आपके पास कौन सा पैरामीटर है जिससे आपने बता दिया कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश की हालत देखी थी अभी आपने, यही सारे लोग लाशों को गिनवा रहे थे, लाशों के फोटो ला रहे थे। ये इनको ये नहीं सहानुभूति हो रही थी कि इससे पैनिक होगा, लोग घबराएंगे, ये पैंडेमिक है। हमारे घर का भी मर रहा था, तमाम हमारे जर्नलिस्ट भाई हमारे बीच से चले गए, हमारे तमाम मंत्री चले गए हमारे बीच से, हमारे कई जनप्रतिनिधि विधायक चले गए, तमाम लोग, लाखों लोग देश से चले गए कोरोना से। क्या हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी? ये दुखद समय है। हम सबको इस घड़ी में एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन उस समय भी विपक्ष ने और कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने नकारात्मक। मैं नवाब मलिक साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ। नवाब मलिक साहब, ये बात भी बार बार कही जाती है कि आखिर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों करता है हर बात पर? देखिए, नदियों में लाशों को प्रवाहित करने का, नदी में लाश मिलना, नदी किनारे लोगों को अंतिम संस्कार करना, ये चीज़ें विपक्ष ने कोई अपने मन से नहीं दिखाई। देश के मीडिया ने दिखाया, देश के अखबारों ने छापा, जो सच्चाई थी वो चीज़ें सामने आई। आज बलरामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहीं से हूँ। आज भी एक वीडियो सामने आया है कि उस राप्ती नदी में लोगों ने एक शव को आज फिर बहाने का काम किया। आज वीडियो सामने आ गई। हमारा यही कहना है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो क्यों इतने आंकड़े बढ़ गए? लोग ऑक्सीजन के लिए क्यों तरसते रहे? इलाज के लिए अस्पताल के बाहर क्यों लोग मरते रहे? ये सवाल है, और विपक्ष नहीं, पूरे देश की जनता इन सवालों को उठा रही है। मोहसिन रजा जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमें लगता है कि कोई ऐसा राज्य नहीं जो कोविड पे इलाज के बजाय, विज्ञापन आप उठा के खोल लीजिए, देश के सारे चैनल 5-5 मिनट के विज्ञापन योगी जी के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, इसका विज्ञापन मुंबई शहर में बसों पे लगाया जा रहा है, होर्डिंग पे लगाया जा रहा है। हमें लगता है अगर काम के लिए पैसे कम हैं तो वहाँ आप अस्पतालों पे लगाइए। आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने कोविड का टेस्ट करने का काम किया। देखिए, 2 टेस्ट आज हैं, एक है रैट का रैपिड एंटीजन टेस्ट और एक है RT-PCR। उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट हो रहा है वो रैट टेस्ट हो रहा है, जिसमें एक्यूरेसी 40% भी नहीं है। RT-PCR के अंदर एक्यूरेसी 70-80% है। तो कितने वहाँ पे लैब बना लिए? आज महाराष्ट्र में 6200 लैब हमने शुरुआती 4 महीने में हमने तैयार कर दिया। आज RT-PCR द्वारा हमारे जांच करने की क्षमता महाराष्ट्र की हर दिन 4 लाख की हमने पहुंचा दी। आप रैट से टेस्ट करेंगे और बोलेंगे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहा है। अरे मौत के आंकड़े आप छुपा रहे हैं। गंगा में लाश बह रही है, जमुना में लाश बह रही है, राप्ती, ताप्ती, गोमती, सारी नदियों में लाश बहती नजर आ रही है। आपने लोगों ने अगर वहाँ पे उसका दाह संस्कार जमीन में कर दिया तो उस पर जो चादर धार्मिक लगाई गई, उस धार्मिक चादरों को खींच के फेंक रहे हो ताकि तस्वीरें सामने आए कि कितनी लाशें हैं। जिस तरह का विज्ञापन चला के, और अगर सही काम कर रहे हो तो AK शर्मा को क्यों लाके रखा जा रहा है? सुन लेते हैं, अब उनको भी सुन लेते हैं। मोदी जी AK शर्मा जी को क्यों मंत्री बनाना चाह रहे हैं? क्यों योगी जी विफल हो गए? संघ परिवार बैठ के कर रहा है। ऐसा है, ये सारी चीजें आपकी कांग्रेस को मोहर लगाने का काम आपकी अपनी पार्टी, आपका अपना
अपना देश में लाशों संगठन पर कर रहा राजनीति की है, आपके इनका विधायक इतिहास बोल रहे रहा हैं, है। जी। आपके और जब मंत्री बोल लाशें रहे हैं, नहीं बोलने का मिलती थी, अधिकार नहीं, तो ये दंगे करा और देते कह थे। रहे हैं कि और विपक्ष दंगे बोल रहा है। कराकर उस पर ये लाशें गिनने जाते थे। तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बनी हुई है कि देश के लोगों की लाशें गिनना ये चाहते हैं। इनके जहां जहां इनकी राज्य शासित सरकारें कांग्रेस की है, ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा मर जाएं इस तरह के पैंडेमिक में, और हम केंद्र की सरकार को बदनाम करें, आदरणीय मोदी जी को बदनाम करें। ये चीज सोचना होगी इन्हें कि आप जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन लोगों ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुन लीजिए, सारे अखबार दिखा रहे हैं कि जितनी मौतें हो रही हैं उसका 20% दिखाया जा रहा है। जहां आपकी डबल इंजन सरकारें हैं वहां पे लाशों को छुपाया जा रहा है, नदी में बहाने का वक्त आ गया, टायर डाल के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकारों की यह हालत है, और विज्ञापन के जरिए भ्रम फैलाने वाले हम नहीं कहते। आपने जो बातें कही है उसका जवाब मोहसिन रजा साहब दे रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं एक बारी। योगी फेल हो गया गुजरात के अंदर, मलिक साहब आगे आप जरूर। दिव्य भास्कर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मलिक साहब आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब मोहसिन रजा साहब दे रहे हैं। रजा साहब ये तो साफ कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जाते हैं, और क्योंकि आंकड़े छिपाकर आप सच को नियंत्रित करने की ये कोशिश करते हैं, इसीलिए आज जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं। आपने देखा था, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं इस पर राजनीति नहीं करता हूं। महाराष्ट्र में आप ही लोगों ने दिखाया था कि एक चिता पर 8-8, 20-20 लाशें रख के जलाई जा रही थी। ये अच्छा नहीं था देश के लिए हमारे, हम भी दुखी थे, हम नहीं चाहते थे। जिस तरह से आपने एक महीना पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी थी, हमने उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से संभाला। आज हम लगभग नॉर्मल जैसी स्थिति में आ गए हैं। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना कर्फ्यू खोलने का भी काम किया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। तो हमने तेजी से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं, बहुत तेजी से हमने बेड्स बढ़ाए हैं, हमने 5 करोड़ कोरोना टेस्ट किए हैं। क्या बात करेगा कोई हमसे? और ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति विपक्ष ने पैदा की। जो लोग गांव में वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उसका जिम्मेदार लैब बनाइए, बताइए ना मौसम। ये लोगों की जान से खेल रहे हैं विपक्ष के लोग, सुरभि लोगों की जान से खेलने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग। ये बहुत ही गलत है, इसको देश की और प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। टीकाराम जी, अभी जो हालात बने हुए हैं उस लिहाज से पहले की स्थितियों को नाप के ही आगे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इसलिए यह भी कोशिश की जा रही है कि लोगों के बीच भ्रम ना फैले, और जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है उस लिहाज से आप भी मानते हैं कि आने वाले वक्त में स्थिति बेहतर हो सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाह रहा हूं। अभी रजा साहब ने काफी कुछ कहा है। मैं तो देख रहा था कि ये खुद के लिए कह रहे हैं कि हमारे लिए कह रहे हैं कि लाशों की राजनीति सदा इन लोगों ने की है, हमने नहीं की कभी भी। अभी मैं सुन रहा था ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया जो हम 7 साल में अब क्या कर पाते। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 7 साल आप लोगों को हो गई, आपने कोई भी एम्स तैयार किया हो, कोई भी बड़ी आपने मेडिकल लाइन में बहुत बड़ा कोई आपने काम किया हो तो आप बताइए। आप लगे रहे 3 तलाक में, आप लगे रहे सीए में, आप लगे रहे मूर्ति बनाने में, आप लगे रहे कुंभ के मेले बढ़ाने में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये देश हम सब लोगों का है। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हम मानव की सेवा कैसे करें। ये जो पेंडेमिक आया है इसका ये तो है नहीं अचानक आया है, काफी समय से इसके लिए जो हमारे इसके विशेषज्ञ हैं वो सब लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप लोग इसके लिए काम कीजिए। काम नहीं किया गया, यहां तक कि चुनावी रैलियां की गई। प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में कभी नहीं गए, लेकिन बंगाल के अंदर जिस प्रकार से गए वो सब लोगों के सामने। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज इस स्थिति से हम गुजरे हैं, ये स्थिति भविष्य में नहीं आए। क्योंकि जिस प्रकार से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, बच्चों के अंदर भी आ सकता है, तो इस चीज के लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। इसके अंदर जो कांग्रेस शासित या गैर भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहां पे जिस प्रकार का मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास प्रूफ है, आपने ऑक्सीजन का आवंटन किया, आपने आवंटन राजस्थान के अंदर जितने पेशेंट हैं और गुजरात के अंदर जितने पेशेंट हैं और मध्य प्रदेश के अंदर जितने पेशेंट हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेशेंट हैं, आपको उनके ध्यान में रख के आपने नहीं किया। राजस्थान को आप 200 एमटी दे रहे हैं, गुजरात को आप 900 एमटी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को आप 600 एमटी दे रहे हैं। आपने अपने हिसाब से बंटवारा किया, वैक्सीन आपने अपने हाथ में ले ली, आपने ऑक्सीजन अपने हाथ में ले ली, रेमडेसिविर के इंजेक्शन आपने अपने हाथ में ले लिए और अपनी मर्जी से आपने राज्यों का बंटवारा किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस स्थिति में किसी जाति, धर्म, राज्य की कोई बात नहीं थी, पूरा भारत देश एक है।
जहां जितने पेशेंट है, जहां जिस प्रकार की जरूरतें ज्यादा है, वहां पहले पहुंचाई जानी चाहिए थी। वही अगर आज सभी केंद्र सरकार अब तक भी सभी विपक्षी लोगों को लेके बात उन्होंने नहीं की है, सभी विपक्षी दलों को बैठक नहीं की है, सभी लोगों से बात कीजिए। हमने राजस्थान के अंदर मीटिंग की, गहलोत साहब ने सभी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी सहित जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के नेताओं से बात की, उनके सुझाव। लेकिन हालात को लेकर हर बार प्रधानमंत्री की तरफ से भी यही कोशिश रही कि सभी स्टेट्स के सीएम के साथ बातचीत हो और वहां के हालात के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रियों के भी वो संपर्क में रहे, और यहां तक कि जितनी स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर बात करें तो उन मेडिकल फार्मा कंपनीज के साथ भी उन्होंने बातचीत की कि आने वाले हालात से कैसे निपटा जाए। प्रभु राम चौधरी जी, मेरा सवाल यही है, ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आवंटन को लेकर भी यहां भेदभाव किया गया। नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में रहने वाले लोगों के लिए, वो भले किसी भी प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान का रहने वाला हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, या उड़ीसा का हो, या उत्तर प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने चर्चा की। और चाहे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की हम बात करें, चाहे इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी की बात करें, जहां जिस तरीके से आवश्यकता हुई उस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कराई, इंजेक्शन की उपलब्धता भी कराई और वैक्सीन की भी उपलब्धता कराई जा रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है, रात और दिन मेहनत कर कर युद्ध स्तर पर आज हमारे प्रदेश में 2 जिले बिल्कुल जहां 0 पेशेंट हैं, 22 ऐसे जिले हैं जहां सिंगल डिजिट में आज पेशेंट हैं। मात्र 1476 केस आज हमारे प्रदेश में बचे हुए हैं। जिस तेजी के साथ में घर घर जाकर जी जो 75% लोग हमारे होम आइसोलेशन थे, डॉक्टरों ने दिन में 2-2 बार बात की, मेडिसिन के किट उन्हें उपलब्ध कराए गए, घर में डे टू डे डोर टू डोर सर्वे जनता के लोगों को जोड़कर एक ऐसा मिसाल प्रस्तुत की। आज मध्य और ये अच्छी बात है कि अपनी तरफ से राज्य सरकार की उन कोशिशों का असर भी दिखा है। जी मात्र 27,256 आज मात्र 27,256 केस बचे हुए हैं। और यही वजह है कि अब अनलॉक की तरफ भी आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। लेकिन मोहसिन रजा साहब, यहाँ प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया जाता है कि वो स्ट्रैटेजिकली आज पूरे प्रदेश के अंदर जिलों में जी आपकी बात सुनी प्रभु राम जी। मोहसिन रजा साहब, ये आरोप लगता है और राहुल गांधी साहब कहते हैं कि पीएम स्ट्रैटेजिकली नहीं सोचते हैं, वो इवेंट मैनेजर हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल इसलिए भी उठाया गया कि वैक्सीनेशन की कमी हुई, इसीलिए दूसरी डोजेस लोगों को नहीं मिल पाई है। प्रायोरिटाइज कैसे किया जाएगा कि किसे वैक्सीन कब कैसे उपलब्ध करवाई जाएगी, कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं। देखिए सुरभि, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये हमारे वैज्ञानिकों पर भी सवाल उठा देते हैं। साइंटिफिक रीजन क्या है, अगर वो वैज्ञानिक को ये सलाह देते हैं देश के लोगों के लिए, तो उस पर विपक्ष अपने नकारात्मक आरोप लगाने लगता है। अरे भाई, उन्होंने जो एक समय दिया है, ये हम अपनी आप और हम अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं। जैसे जैसे समय और जैसे जैसे परिस्थितियां जैसी हो रही हो, जो उन्हें जरूरत लग रही है, जो हमारे वैज्ञानिक कहेंगे हम उस तरह से करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे विपक्ष एक आरोप लगा रहा है क्या किया 7 वर्षों में, तो भैया ये 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगाना पड़ रहे हैं देश में? ये कांग्रेस ने क्यों नहीं स्थापित कर दिए थे? आज उत्तर प्रदेश में 30 हम मेडिकल कॉलेज लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार 30 साल रही है, कांग्रेस ने क्यों नहीं बना दिए थे? समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बना दिए थे? अन्य राज्यों में जो सरकारें इनकी चल रही हैं, वहां क्यों नहीं कर दिया था? आज आप रोना रो रहे हैं इस बात का क्योंकि एक ईमानदार प्रधानमंत्री देश के 123 करोड़ जनता की चिंता कर रहा है, और हर राज्यों में जहां आदरणीय योगी जी हो या शिवराज जी हो या और हमारी सरकारें हैं, वहां को आप टारगेट कर रहे हैं। अपने यहां आपसे काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आप में अगर इच्छा शक्ति होती तो आपकी भी तारीफ WHO करता। आप लोगों ने कोई इच्छा शक्ति से काम नहीं किया है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में पूरा समय निकाल दिया आपने कि कितने लोग मर गए, उस पर हम खेलने जुआ। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, देश के लोगों के लिए कोई काम नहीं है आपके पास, कोई एजेंडा नहीं है विपक्ष के पास में, और आज भी वही काम कर रहे हैं नकारात्मक। बड़ा अफसोस होता है सोचकर कि ऐसी राजनीति है इन लोगों ने देश में, इसीलिए इनको परेशानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, क्योंकि हम देश हित में जनहित में काम करते हैं।
हम निजी स्वार्थों की रजा सरकार साहब, नहीं आपकी बात चलाते। का जवाब यहाँ नवाब मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सब। देखिए, ऐसा है कि अभी 800 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की बात की गई। आदेश किसने दिए? आदेश दिए केंद्र के चिकित्सा विभाग ने। 1 साल पहले आपने ऑर्डर दिया, टेंडर निकाला, वर्क ऑर्डर इश्यू हुआ, 1 साल तक प्लांट क्यों नहीं लगा? क्या कमीशन खोरी के चक्कर में आगे काम नहीं बढ़ पा रहा था? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आपने पीएम केयर में लोगों को वेंटिलेटर देने का काम किया, सारे वेंटिलेटर नाकारा हैं। धवन नाम का एक वेंटिलेटर गुजरात में बना, जिसकी मिल्कियत वहाँ के मुख्यमंत्री रूपानी जी की है, उनसे खरीदा गया नाकारा वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर नहीं है, उसके नाम पे पीएम केयर में लूट मचाई गई। ईमानदार प्रधानमंत्री है? अगर वेंटिलेटर में लूट मचा रहा है रूपानी की कंपनी, एक मुख्यमंत्री की कंपनी, और प्रधानमंत्री केयर से पैसे से खरीदा जा रहा है, इससे बड़ा कोई गबन या भ्रष्टाचार हो सकता है? पूरी तरह से लूट की सरकार है। अलग तरीके से देश को लूटा जा रहा है। पूरे देश में लोग गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन देश में 2 ही आदमी अमीर होते चले जा रहे हैं। ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है हमें पता नहीं। किसी एक आदमी को पूछिए आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक है कि नहीं, लेकिन सबकी आर्थिक परिस्थिति खराब है। लेकिन अंबानी जी की और अदानी जी की पूरी आर्थिक परिस्थिति सुधर गई। जो धमन नाम का वेंटिलेटर है वो किसने खरीदा, क्या दाम पे खरीदा? जो वेंटिलेटर नहीं है उसको बिना वेंटिलेटर के नाम पे क्यों खरीदा गया? ऑक्सीजन प्लांट के वर्क ऑर्डर के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं किए गए। ये सारा भ्रष्टाचार ये है। अभी भ्रष्टाचार को आप मानेंगे नहीं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को भाई साहब, धमन वेंटिलेटर का जवाब दे दीजिए। उनको धमन वेंटिलेटर जो रूपानी जी के करीबी आदमी, जिसने 10 लाख रुपए का सूट मोदी जी को दिया था, उसे ऑर्डर दिया गया, वो सारे वेंटिलेटर नाकारा हैं। क्या कार्रवाई की उस पर आपने? और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस ने किया है। स्पेक्ट्रम घोटाला 1,75,000 करोड़ का, वो पूरी मेरे भाई धमन का जवाब दे दीजिए। इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। मेरे भाई कितने घोटाले हैं जो भ्रष्टाचार आज नहीं, सब कल खुलेगा। भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। वेंटिलेटर घोटाला जो है उसका तो जवाब दीजिए ना मोहसिन रजा जी, क्योंकि हमारी अपनी प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाले सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए। जो दवाई इलाज के लिए पीएम केयर के पैसे से खरीदा गया वो रूपानी जी के करीबी आदमी की कंपनी है, उसका जवाब नहीं देते। चीज होती है, ईमानदारी से परचेजिंग होती है, ईमानदारी से लोगों को पहुंचाया जाता है। आप की बात का वो जवाब दे रहे हैं। धमन की ईमानदारी देश ने देखा। बंद करिए, आरोप से कुछ नहीं होने वाला। वेंटिलेटर की ईमानदारी देश देख रहा है। देखा है कि जिस तरह से समर्पण दिखाया है आदरणीय मोदी जी ने, सब पूरे देश ने देखा है। इससे इनकार नहीं कर सकता कोई। इसीलिए आप लोग हाशिए पर पड़े हैं। एक दूसरे की बैसाखी पर सरकारें बनाते रहिए, अब नहीं आगे चलने वाला। अच्छे लोग एक तरफ है, बुरे लोग एक तरफ है, पूरे देश देख रहा है। राजनीतिक सकारात्मक करिए, देश से विनती करता हूं, कार्यक्रम खत्म हो जाए जी तो गूगल पे जाकर धमन वेंटिलेटर के बारे में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अरे कम से कम आपके ज्ञान तो क्या नहीं होता है महाराष्ट्र में, नवाब भाई, महाराष्ट्र में क्या नहीं होता है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। फिर कभी डिबेट में बैठेंगे तो बहुत सी बातें महाराष्ट्र का महाराष्ट्र की पूरी दुनिया मान रही है। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुंबई मॉडल देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुंबई मॉडल देखिए, नीति आयोग कह रहा है मुंबई मॉडल देखिए। महाराष्ट्र में बिना ऑक्सीजन का कोई पेशेंट सड़कों पर नजर नहीं आया। महाराष्ट्र में बिना अस्पताल के कोई पेशेंट नजर नहीं आया। महाराष्ट्र का मॉडल जनता देख रही है। महाराष्ट्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो भी सामने है। हमारे किसी नदी में किसी भी शव को बहाया नहीं गया। शव को जल प्रभावित करने का काम हमारे राज्य में नहीं हो रहा है। क्या है सच्चाई देख रहे हैं। रजा साहब, आपकी बात भी सुन ली। अब नवाब मलिक साहब यही बता रहे हैं कि आखिर वहां क्या हालात हैं और किस तरीके से वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम के तहत ही लोगों को पूरी तरह से इलाज मिला है। मलिक साहब, अब अपनी बात रखिए। देखिए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र का जो मॉडल है, ये बात है, सच है कि सबसे ज़्यादा नंबर हमारे यहाँ आज भी हैं। हमने पहले दिन से ईमानदारी से टेस्टिंग की, पूरे नंबर और आंकड़े बताए। लोगों को लग रहा था कि 70,000 पे इनका पहुंच गया, कैसे कंट्रोल होगा। जब हमने ज़्यादा टेस्टिंग की, सच्चाई से मुकाबला किया, तो सच्चाई से हमने कंट्रोल भी स्थितियों को की। हमने सारे शहर के जो अस्पताल थे, जिला के अस्पताल थे, तहसील के अस्पताल थे, डेडिकेटेड कोविड सेंटर हमने बनाए। बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने खरीदे।
बड़े पैमाने पे लिक्विड ऑक्सीजन टैंक हमने खड़ी की, कहीं भी बिना ऑक्सीजन के कोई पेशेंट मर गया इस तरह की खबर महाराष्ट्र से नहीं आई। हाँ, एक खबर आई जहाँ एक्सीडेंट हो गया, पाइप टूट गया नासिक में, जहाँ पे महानगर पालिका का अस्पताल था। अब ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि वो पूरा प्रशासन बीजेपी के मातहत था, वहाँ एक घटना हुई। तो आग लगने की घटनाएं हुई महाराष्ट्र में, एक मुंबई शहर में, एक पालघर में, जिसमें कुछ मौतें हुई, लेकिन बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के कोई भी एक पेशेंट मर गया या अस्पताल नहीं मिला ऐसी कोई खबर नहीं आई। ये सच्चाई है। हाँ, आज भी किल्लत है। मैं एक जो दवा है म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है इस देश में, उसकी संख्या बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। आज महाराष्ट्र में 3000 पेशेंट हैं। हर दिन एक पेशेंट को 5 इंजेक्शन लगाया जाता है। हर दिन हमें 15,000 वायल्स की ज़रूरत है। केंद्र सरकार संचालित कर रहा है, मुफ्त में नहीं देता, पैसों से देता है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा हमें वायल नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण स्कैरसिटी 10,000 वायल की प्रतिदिन बनी हुई है। आज वैक्सीन से बड़ा सवाल म्यूकरमाइकोसिस की जो दवा है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना, और हर दिन 5 के हिसाब से जो आज पेशेंट हैं उसमें भी 2/3 वैक्सीन हम देश भर में किसी पेशेंट को नहीं दे पा रहे हैं। ये सच्चाई है। उसकी क्षमता बढ़ाई जाए और आने वाले दिनों में ये केसेस बढ़ेंगे, ताकि इसकी दवा जो आज स्कैरसिटी अगर हमने दूर नहीं की तो इससे भी बड़े पैमाने पे मौतें होंगी। ये सच है। इसकी तरफ ध्यान देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल भी आपने जितनी बातें कही सुरभि नवाब मलिक साहब ने, वो इनको अच्छी तरह से पता है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के आदरणीय मोदी जी बहुत गंभीर हैं हर चीज को लेकर, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे इसका प्रोडक्शन बढ़ाना हो, चाहे जिस दवा की वो बात कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाना हो, वो एडवांस में आगे आगे चलते हैं कोई भी चीज को लेकर, और सारे ही लोगों के साथ में बैठक करते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अकेला ऐसा राज्य है जो रोल मॉडल बना हुआ है देश के लिए कि सबसे ज्यादा सवाल खाली यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं है। दवाओं की कमी, दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही किल्लत को लेकर सवाल उठे। अंबार लगा रहा, हमारे आंकड़े छुपाओ मत। रिकवरी रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। गाँव बताओ मैं कितने लोग मरे बहुत जल्दी कोरोना से लड़ाई से हम जीतने वाले। आज बलरामपुर में कोरोना से लड़ाई जीतेंगे। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ तेजी से हो रहा है। वैक्सीनेट कराइए, वैक्सीनेशन को लेकर गुमराह करना बंद करिए आप लोग। प्रदेश और देश की जनता को वैक्सीनेट करिए और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। प्रोडक्शन हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है, लगातार सप्लाई मिल रही है। मलिक साहब, आप उन हालात को लेकर जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर रजा साहब कह रहे हैं कि उन्हीं हालात से निपटने की पूरी कोशिश इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। टीकाराम जी कुछ कह रहे थे, उन्हें भी सुन लेते हैं। जी नहीं, आज क्यों मैं कहना चाह रहा हूं, रजा साहब जिस राप्ती नदी में बोल रहे हैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसा लग रहा है कि एक झूठ को बार-बार बोलो। आप लोगों के पास लाशों के सिवा कोई काम नहीं है, सुन नहीं रहे, बचाने की बात करते हैं, आप लाशें दिखाकर। एक बार आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपसे मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन हो गया देश भर में। मलिक साहब, आपको भी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। टीकाराम इस वक्त कह रहे हैं कि क्यों ये हालात बने कि आंकड़ों को भी छुपाया गया। आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए टीकाराम जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नवाब मलिक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपके जो वेंटिलेटर हैं जो पूरे देश के अंदर गए हैं, जो खराब है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इनकी जांच कराइए। कितनी बार इस चीज को रखा, स्पेसिफिक कंपनी बता रहे, स्पेसिफिक उसका मालिक बता रहे। इस प्रकार से रजा साहब एक भी चीज बता दें, जर्नल बोलना अलग चीज है, स्पेसिफिक आप बात को बताइए। हम बता रहे हैं, आपको आंकड़ों के साथ बता रहे हैं। रजा साहब कह रहे हैं मोदी दूरदृष्टि है, पूरा ध्यान रख रहे हैं। भाई अब ये दूसरी लहर का आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? आप बताइए। आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष की सरकार नहीं होते हुए भी जितना भी अगर कोई इल्जाम लगाना है तो आज भी विपक्ष में लगाना है। भाई यूपी के अंदर मोदी जी की सरकार है, दिल्ली के अंदर मोदी जी बैठे हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है। उसके बाद ये हालात क्यों बने कि लाशों को गंगा के अंदर बहाया गया? इस प्रकार के हालात क्यों बने कि लोगों को वैक्सीन समय पर उपलब्ध नहीं हुई? इस प्रकार के हालात क्यों बने कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई? जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनकी छवि जिस प्रकार से खराब करने का भी इन लोगों के द्वारा काम किया गया, वो सबके सामने है। आज जो काम हम लोगों ने किया है वो सबके सामने। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कांग्रेस लाशों पे राजनीति करती है, हमारा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा ईमानदार है, तो आप पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आप बताइए कहां से पैसा आ रहा है, कहां आप दे रहे हैं?
पीएम केयर फंड जो है, लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरों का पैसा दिया। एक बच्ची जिसने अपना गुल्लक तोड़ के पीएम केयर फंड के अंदर पैसा डाला था, उस बच्ची की मौत हो गई ऑक्सीजन की वजह से। आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए। आप हर जगह फेल्यूर हुए, आप बताइए कि हमारी जहां कमी है आप उसको मानिए। आप कमी मानना नहीं चाहते, एक बात को बार बार कह के लोगों पे थोपना चाहते हैं, वो गलत है रजा साहब। देश प्रभुराम चौधरी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, और वो ये साफ तौर पर बार बार यही बात मैं देख रही हूँ कि हर कोई दोहरा रहा है कि जितनी भी योजनाओं का चाहे जिक्र किया जाए या जितने भी प्रयासों की बात हो, किसी में भी कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रभुराम जी, नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ में भारत सरकार ने और केंद्र सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर काम किया है। और मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि ये पेंडेमिक, ये महामारी दुनिया में फैली, देश में फैली, और भारत में वैक्सीन बनकर तैयार हुई कम समय के अंदर। वैज्ञानिकों ने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमारे मात्र मध्य प्रदेश के अंदर ही हम लोग अभी तक 1,07,00,000 से ज़्यादा डोजेज हम मध्य प्रदेश में लगा चुके हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरे देश में की, मेडिसिन की उपलब्धता की, आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी महामारी की बात चल रही थी, लेकिन प्रत्येक प्रदेश में के अंदर इंजेक्शन की उपलब्धता की। अब जहां प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र के, मैं मंत्री जी की बात सुन रहा था, सबसे ज्यादा शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई, सेकंड वेव में सबसे ज्यादा केस हुआ है, वहां से फिर मध्य प्रदेश में दूसरी जगह भी ये फैली। तो हम आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपने क्या किया, आगे भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं देश के नागरिकों के लिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश को कंट्रोल किया है, आज पूरे भारत के अंदर जितने भी केस हैं उसमें मात्र 1.3%, मतलब सबसे अगर कम कंट्रीब्यूशन है पूरे देश के अंदर तो मध्य प्रदेश का है। और जिस तेजी के साथ में हम लोगों ने काम किया, टेस्टिंग की कैपेसिटी प्रदेश के अंदर बढ़ाई। मलिक साहब, आज यही बात प्रधानमंत्री ने भी एक बार फिर से दोहराई और कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने का हर प्रयास, कोशिश की गई है। चुनौतियां जरूर सामने आई, लेकिन अब उससे भी निपटा जा रहा है। निपटा जा रहा है, लोगों की खो के हमने निपटने की बात कर रहे हैं। जिले के अंदर क्या हो रहा है, दूसरी लहर का खतरा वैज्ञानिक बता रहा था, तेजी के साथ में मध्य प्रदेश का मॉडल जो है आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के लिए बाल कल्याण, महाराष्ट्र ने जिस दिन हम लोगों ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उस दिन देश का प्रधानमंत्री आके टीवी पे कह रहे थे कि देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जब दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा था तो देश का प्रधानमंत्री चुनाव सभाओं में कह रहा था भीड़ कितनी है मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। हमें लगता है ये जिम्मेदारी का काम अगर देश के प्रधानमंत्री ने किया है, अगर यही जिम्मेदारी है तो इससे अच्छी जिम्मेदारी और क्या हो सकती है, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। देश में कोविड आया, उसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी जी की है। नमस्ते ट्रंप के चक्कर में विदेशी विमानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, देश में विदेश से आने वाले लोगों को नहीं रोका, जिसके कारण जब इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई जनवरी महीने में, देश में कोरोना मोदी जी लेकर आए, देश के प्रधानमंत्री नहीं होता, देश में कोरोना मोदी जी लाए। नमस्ते ट्रंप के चक्कर में पूरे देश को कोविड में झोंक देने का काम मोदी जी ने किया, ये सच्चाई है। इतने सम्मानित व्यक्ति के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट, बिल्कुल देश में कोरोना जनवरी में पहली बार इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। ट्रंप का प्रचार करने के लिए नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आपने कराया, भीड़ आपने जुटवाई और ये सारे विमानों को नहीं रोका, जिसके कारण भारत में ये कोरोना आया। पूरी जिम्मेदारी कोविड को भारत में फैलाने की देश के प्रधानमंत्री की है। पैमाना कांग्रेस और आप लोगों का हो गया। आप लोग अब इतना नफरत करते हैं। बिल्कुल नहीं, नमस्ते ट्रंप के चक्कर में देश को आपने कोविड के मुंह में झोंक दिया। देश में ट्रंप का प्रचार करना चाहते थे, ट्रंप नहीं जीत पाया, ये सच्चाई है। जितने भी गैर कांग्रेसी भाजपा शासित राज्य हैं, उनको आदरणीय योगी जी को अनुसरण करना चाहिए, उनको रोल मॉडल बनाकर अपने यहाँ सीख ले लें। अरे भाई, कैसे कोरोना समय खत्म हो रहा है, आपको मुबारक हो।
जी, नदी समय के अंदर खत्म हो रहा है। मैं अब बताया, इस डिबेट को गुजरात यहीं के खत्म अंदर। करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर जो सवाल जवाब हो रहे थे उसमें भी काफी नकारात्मक माहौल बना है, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे नहीं, कि जो नकारात्मक हालात नहीं थे है, सुरभि उससे जी। निपटने की ये कोशिश की जा रही है। इसलिए अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस बात पर जोर दे रहा है कि जितनी भी कमी थी, जितनी भी किल्लत थी वैक्सीनेशन की, उसको लेकर जो लक्ष्य बनाया गया है वो जल्द से जल्द पूरा होना संभव हो सकता है। आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।